हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने देखा, राष्ट्रीय आय लेखांकन, इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और वो टॉपिक है जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है या जिसके लिए पूरे चैप्टर को समझा और पढ़ा गया, वो है संख्यात्मक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स। तो वो न्यूमेरिकल्स किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन मेथड से न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये सेगमेंट तैयार किया गया है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी ऐड किए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरह के कई सेशन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आज बेसिक सेशन से हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, फटाफट इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। पर उससे पहले एक खास बात का ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क पा सकते हैं। यानी यहां आपको किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट या 10 या 20% चैप्टर कवर करने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं बोला जाएगा। सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है, हिंदी माध्यम में है, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से। इसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और हल करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो अलग अलग मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग के द्वारा तैयार किए गए हैं। जैसे इसमें एक पहला प्रश्न है कि फर्म एक्स के निम्न आंकड़ों से साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। तो यहां पर बेसिकली आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है सकल मूल्य वृद्धि यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक, सकल मूल्य वृद्धि के बारे में मैंने आपको डिटेल में चैप्टर में बताया था। एक बार अगर इसके फॉर्मूले को चर्चा कर लें और फॉर्मूले के साथ फिर सॉल्व करें तो हमने क्या देखा था, सकल मूल्य वृद्धि, क्योंकि सकल मूल्य वृद्धि से ही जीडीपी निकलती है। तो सकल मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला क्या देखा था, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। फॉर्मूला आप देख लीजिए, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या देखा था, इसमें देखा था वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, यानी उत्पाद का मूल्य, उत्पाद का मूल्य माइनस, और एक बात आप ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशंस में आपको इंग्लिश में ही फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स में फॉर्मूले लिखने होते हैं। बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर्स में, लेकिन जब आपको सॉल्व करना है तो आप छोटे छोटे इंग्लिश के फॉर्मूले लिख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके लिए आसान भी रहेंगे और इजीली आप कर भी लेंगे। तो अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं या मध्यवर्ती वस्तुओं का खरीदारी, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप सकल मूल्य वृद्धि करते हैं, हमने उत्पाद विधि में देखा है कि जो आपके प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, तीनों का मूल्य वृद्धि निकाल के और हम जीडीपी तक पहुंच जाते हैं। उसको निकालने का तरीका यह है कि आप उत्पाद का मूल्य निकालिए माइनस मध्यवर्ती वस्तु कर दीजिए। तो अब एक सवाल और यहां पर और आपके सामने आएगा, इससे पहले कि हम क्वेश्चन पर चलें, कि भाई ये उत्पाद का मूल्य कैसे निकलेगा, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, और आपको समझ में ना आए तो कोई फायदा नहीं, चीजों को क्विकली रिवाइज करते हुए चलिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी उत्पाद का मूल्य क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दिया हो सकता है, अदरवाइज आपको निकालना भी पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जो विक्रय है या सेल्स है, विक्रय या सेल्स, ठीक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में जो परिवर्तन, इस डेल्टा को दिखाते हैं चेंज इन स्टॉक। फॉर्मूला समझ लीजिए, डेल्टा मतलब परिवर्तन। तो विक्रय और चेंज इन स्टॉक को जब आप ऐड करते हैं तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट पर पहुंच जाते हैं, उत्पाद के मूल्य पर पहुंच जाते हैं। तो अब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। जो मेन फॉर्मूला है मूल्य वृद्धि का वो ये है कि उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु, ऐसी वस्तुएं जो कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, उसको माइनस कर लीजिए, आपको मूल्य वृद्धि पता लग जाएगी। अब आते हैं, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर सेल्स ही दिया हुआ है, यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेल्स 500, प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक 30, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक 20। जो आपने ये देखा है यहां पर, जो जिस फॉर्मूले की हमने बात की है चेंज इन स्टॉक, इसका मतलब होता है
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी जो बंद होती हुई रहती है ये स्टॉक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, वहां पर कोई स्टॉक रखा है, तो आज जब वो फैक्ट्री आज खुला तो उसमें 10 स्टॉक था, इसमें 10 आज और जुड़ गया, 20 हो गया, तो 20 माइनस 10 में पता चलेगा कि स्टॉक में कितना परिवर्तन हुआ है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। तो सब कुछ यहां पर अलग अलग दिया हुआ है क्वेश्चन में। विक्रय की वैल्यू 500, प्रारंभिक रहतिया 30, अंतिम रहतिया 20, तो कितना हो गया चेंज इन स्टॉक 10 का। अभी देख लेते हैं। मध्यवर्ती उत्पादों का क्रय 300 है, ठीक, और आगे क्या है, यंत्र का क्रय, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अनुदान सब्सिडी 40 की दी हुई है। अब हमने क्वेश्चन में देखा था कि सब्सिडी जो होती है, अनुदान जो होती है, वो ऐड होता है जब वैल्यू एडिशन निकाला जाता है, तो ठीक। तो अब अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें, ठीक, तो क्या क्या चीजें आप निकल जाएंगी। आपको एक तो निकालना होगा इसका हल, अगर आप करना चाहें यानी मूल्य वृद्धि। देखिए यहां पर इसका हल ऑप्शन में आपको मिल भी जाएगा, यह आपको हल यहां पर दिखाई भी दे रहा है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस परचेज ऑफ इंटरमीडिएट परचेज प्लस सब्सिडी। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, कैसे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसमें सेल्स ले लेंगे यानी विक्रय ले लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है, प्लस चेंज इन स्टॉक कर लेंगे, ठीक। इसका मतलब आपको क्या निकल जाएगा यहां से, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि उत्पाद का मूल्य निकल जाएगा, और इस उत्पाद के मूल्य में से आप क्या माइनस कर देंगे, मध्यवर्ती वस्तु माइनस कर देंगे, तो वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। सब्सिडी जरूर जोड़ दीजिएगा। तो सेल्स यहां पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 500, ठीक, और अंतिम और प्रारंभिक रहतिया 20 और 30 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है 500, इसमें ऐड हो जाएगा अंतिम स्टॉक कितना था 20 का, और इसमें से माइनस कर दीजिए क्लोजिंग कितने का था 30 का, यानी ये कितना आ जाएगा, ये -10 आ जाएगा। 500 प्लस -10, क्लोजिंग में से ओपनिंग करनी है, ये हो जाएगा 490, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग में से ओपनिंग, क्लोजिंग वाला 20 था, ओपनिंग वाला 30 था, यानी 20 में से -30 से -10, 490 आ गया आपको क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब बस इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दीजिए, ठीक। तो अब वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बराबर 490 प्लस माइनस 490 माइनस, एक तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का है, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती क्रय 300 का है, ठीक है। 490 माइनस 300, ठीक, और इसमें अनुदान को ऐड करना है, तो एक तो पहले 490 माइनस 300 करेंगे तो 190 आ जाएगा, और 190 में अब आपको क्या जोड़ना है, केवल 190 प्लस जो अनुदान मिला हुआ है, कितने का मिला हुआ है, अनुदान मिला हुआ है 40 का, ठीक है। तो प्लस 40, तो ये आ जाएगा 230, और कितने में ये दिया हुआ है, ये सब अरब में दिया हुआ है, इन करोड़, ठीक है। तो आप ये करोड़ यहां लिख देंगे, बस यही आपका क्वेश्चन का हल हो गया। आप ध्यान से देखिए, आप जितना आपका विक्रय था, सेल्स की वैल्यू 500 थी, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि कितना स्टॉक में परिवर्तन हुआ है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग 20 की थी और शुरुआती 30 की थी, 20 माइनस ये -10 हो गया तो 490 हो गया। अब जब आपको वैल्यू एडिशन निकालना है तो इसमें से मध्यवर्ती वस्तुएं माइनस करनी है और सब्सिडी जोड़ देना है। तो 490 में से 300 माइनस किया तो 190 आ गया, इस 190 में से अनुदान का 40 आप जोड़ देंगे तो 230 करोड़ आपका बिल्कुल सॉल्व आंसर आ जाएगा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और आपका हल यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हल भी कर दिया गया। तो आप यहां से भी चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक, और इसमें से माइनस कर दीजिए परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और सब्सिडी, सेम वही चीज की गई है जो मैंने आपको बताया। एग्जामिनेशन में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में थोड़ा तोड़ के करेंगे तो और अच्छे से आंसर मिलता है। जैसे आप ये लिख दीजिए कि वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू जो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट परचेज, या उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु। तो उत्पाद का मूल्य अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, कहां से कहां तक में आ जाएगा, यहां से यहां तक में आ जाएगा। उत्पाद का मूल्य यहां से यहां तक आ जाएगा, इसको अलग से कैलकुलेट कर लीजिए जैसे मैंने करके दिखाया है, और उसके बाद फिर आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन में परचेज ऑफ इंटरमीडिएट और सब्सिडी वाला काम करिए, तो ज्यादा बेहतर, आपको अच्छे से एग्जामिनर भी ठीक से समझ जाता है और आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है कि फर्म ए के निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालिए। यहां ध्यान रखिए, शुद्ध मूल्य वृद्धि की बात की गई है, यहां पर सकल मूल्य वृद्धि की बात नहीं की गई है, ठीक।
तो सबसे पहले तो आप आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पर। सबसे पहले फॉर्मूला ये है, ये सकल मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला है, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन अगर आपको शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालनी है तो आप क्या करेंगे? शुद्ध मूल्य वृद्धि, शुद्ध मूल्य वृद्धि यानी नेट वैल्यू एडिशन। अगर ये करना होगा तो आपको क्या करना होगा? ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस, जैसा मैंने आपको बार बार चैप्टर में बताया हुआ है, बार बार मैंने चैप्टर में बताया हुआ है कि आप क्या करिए, सकल मूल्य वृद्धि में से, हिंदी में फॉर्मूला आप देख लीजिए, सकल मूल्य वृद्धि, इसमें से माइनस कर लीजिए घिसावट या डेप्रिसिएशन, बस और कुछ नहीं करना है। यानी जब भी सकल मूल्य वृद्धि होती है उसमें ये घिसावट या डेप्रिसिएशन लगा होता है, ठीक है, और जब भी उसको शुद्ध करना होता है तो हम उसमें से घिसावट माइनस कर देते हैं। बस सेम क्वेश्चन अब आपको करके इजीली आप कर लेंगे। विक्रय यानी सेल्स 700 का दिया है, स्टॉक में परिवर्तन ऑलरेडी दे दिया है, यहां पर कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, काम आसान है। मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की कोई जरूरत नहीं है, यंत्र का क्रय हमको ऐसे ही दिया हुआ है, मध्यवर्ती उत्पादों का क्रय ये हमारे लिए काम की चीज है, ठीक। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ दिया है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे उत्पाद का मूल्य, हम इसी प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। उत्पाद का मूल्य स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? विक्रय यानी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में होने वाला परिवर्तन। तो विक्रय की वैल्यू क्या दी हुई है? विक्रय की वैल्यू 700 दी हुई है, ठीक है, देख लेते हैं। सो इट इज 700 और चेंज इन स्टॉक कितने का दिया हुआ है? चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 40 का, तो 700 प्लस 40 कितना आ गया? 740 करोड़ कितना आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, मूल्य का उत्पादन का मूल्य आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे यहां सकल शुद्ध मूल्य वृद्धि, यही निकालना है ना। शुद्ध मूल्य वृद्धि में क्या होता है? उत्पाद का मूल्य, ठीक है। ऐसे अगर आप स्टेप वाइज स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। ये पहला कंडीशन आ गया, ठीक। उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु माइनस घिसावट, बस ये एक चीज इसमें जोड़नी है। इसमें से आप डेप्रिसिएशन भी माइनस कर लेंगे। उत्पाद का मूल्य 740 माइनस मध्यवर्ती कंज्यूमेंट कितना है? मध्यवर्ती का उत्पाद 400 है, ठीक है, माइनस 400, ठीक। और इसमें घिसावट कितने की है? मूल्यह्रास कितने का है? 80 का है, माइनस 80। तो 740 में से 400 गया तो 340, और 340 में से 80 गया तो कितना हो गया? 260 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 260 करोड़ ये आ जाएगा शुद्ध मूल्य वृद्धि, यानी कि नेट वैल्यू एडिशन। जब भी आपको सकल से शुद्ध की तरफ जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन या घिसावट को माइनस करना पड़ेगा। ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करने से आपको फायदा ये होगा कि एग्जामिनर भी क्लियरली समझ लेगा कि आपने क्या क्या चीजें निकाली हैं, कौन से वैल्यू को ऐड किया, और आपका फॉर्मूले को लेकर समझ कितना स्ट्रांग है। तो फॉर्मूला बताने में आप बिल्कुल हिचकिएगा नहीं, इजीली आप इस तरह से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 260, अच्छा क्वेश्चन लाख में था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ लाख में है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो भी लाख में आएगा, ठीक है। जो भी मैंने आंसर दिया वो लाख में आएगा, नॉट करोड़। देखिए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय फर्म ए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस डेप्रिसिएशन माइनस परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो 700 लाख प्लस 40 लाख प्लस 80 लाख माइनस 400 लाख 260 लाख, नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पर 260 लाख रुपीज, ठीक। बिल्कुल वही आंसर जो आपको दिखाना था। तो
तो आप ये समरी में आपको बता देता हूं ताकि आप इसको नोट करके भी रख सकें। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न सम्मकों में से साधन लागत पर यानी फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए। यानी एनएनपीएफसी को आप क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी को बोला जाता है राष्ट्रीय आय, यानी कुल मिलाकर यहां राष्ट्रीय आय निकालने की बात की गई है, नेशनल इनकम निकालने की बात की गई है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या चीजें शामिल है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, मजदूरी और वेतन आय विधि में शामिल किया जाता है। विदेशों को शुद्ध चालू हस्तांतरण क्यों हम करेंगे? किराया को किया जाता है। सरकार को हस्तांतरण क्यों हम यूज करेंगे? और क्या है? ब्याज। ठीक है, सरकार द्वारा अर्जित साधन पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान ये लिया जाता है। भाई आय विधि का फॉर्मूला क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जाननी ये है, चर्चा डिटेल में हुई है। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? बाकी चीजें छोड़ दी जाएंगी, बस वही चीजें ली जाएंगी। ठीक, क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें क्या होता है? पारिश्रमिक जिसको बोला जाता है, वेतन, मजदूरी, सारी चीजें। ठीक, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको क्या बोलते हैं? संचालन अधिशेष। ठीक है, जिसमें रॉयल्टी, किराया, ब्याज ये सारी चीजें आती हैं। प्लस क्या आ जाता है इसमें? सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अगर कहीं से मिश्रित आय आपको हो रही है वो अपने स्वरोजगार से, तो उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। इन तीनों को जोड़ के हम पहुंच जाते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे, और इसमें एनएफआईए जोड़ देते हैं, तो ये बन जाती है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, बस यही सिंपल फॉर्मूला होता है, सबसे इजी फॉर्मूला इसी का है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, राष्ट्रीय आय पर पहुंच जाएंगे। ठीक, आइए इसको देखते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं? तो एक चीज तो हम ले सकते हैं, देखिए जी, मजदूरी और वेतन, किराया, इसके अलावा इंटरेस्ट, और उसके अलावा नियोक्ता पर जो अंशदान, सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी क्या होता है? हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि आप अपने पैसे में से कुछ पैसा गवर्नमेंट, आपके सैलरी में से कुछ पैसा गवर्नमेंट आपको ले जमा कर रही है, जो बाद में आपको मिलने वाला है। और प्रॉफिट ये तो बिल्कुल लिया जाएगा। विदेशों को चुकाई गई शुद्ध साधन आए तो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, माइनस हो जाती है बल्कि। ठीक है, अगर आप देखें तो वेजेस एंड सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और इसमें से आप क्या कर लेंगे? जो बाहर आपने पैसा भेजा है वो माइनस कर लेंगे। तो अगर इसको हल हम करना चाहें तो क्या क्या इसमें हम निकाल देंगे? इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहला इन्होंने क्या ऑप्शन दिया था? देखिए, मजदूरी और वेतन यानी वेजेस एंड सैलरी 600 का, और दूसरा किराया। तो दो चीजें हम पहले ऐड कर लेते हैं। क्या? वेजेस एंड सैलरी, ठीक, प्लस रेंट। तीसरी चीजें हमको, तीसरी इसमें जो प्राप्त हुई थी इंटरेस्ट। ठीक, चौथी इसमें प्राप्त हुई थी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि क्या होता है? सामाजिक सुरक्षा में जो अंशदान है वो इसमें शामिल किया जाएगा। तो इन सभी वैल्यूज को पुट करिए। मजदूरी वेतन 600, किराया 200। आइए देखते हैं। 600 प्लस, अच्छा इसमें और चीजें आएगी तो नीचे जगह ले लीजिए। 600 प्लस 200, और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 300 का, और अंशदान 100 का है। ठीक है, तो ये रेंट 200 हो गया। इंटरेस्ट कितने का था? 300 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंटरेस्ट 300 का और अंशदान सुरक्षा में 100 का। ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 100 का। और इसमें हम क्या ले सकते हैं? और लाभ 300 का है, और जो आय चुकाई गई वो 50 का है, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चुकाते हैं। तो आप इसमें बेसिकली क्या करेंगे? इट इज 100, हाँ 50। प्रॉफिट कितने का है? 300 का, प्लस 300। अब ये जो आप निकालेंगे 6 2 8 8 3 11 11 1 12 3 15, ये जो 1500 करोड़ है इसमें बस आप प्रॉफिट जोड़ दीजिए, प्लस प्रॉफिट। ये जब आप कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एनडीपीएफसी पे। ठीक, अब ये जो आपका चीज निकल गया, ये एनडीपीएफसी निकल गया। ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्या करना है भाई? अब इस डोमेस्टिक को, मैंने आपको कई बार फॉर्मूले में बताया है, इस डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए यानी एनएनपीएफसी बनाने के लिए
आपको NFIA जोड़ना पड़ता है। NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। मतलब क्या है, हिंदी में समझ लीजिए। विदेशों को जो साधन लागत आप साधन आय जो प्राप्त हो रही है विदेशों से, उसमें से आप माइनस कर दीजिए विदेशों से जो साधन लागत आय आपको प्राप्त हो रही है और जितना आप दे रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपने फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आपको प्राप्त हुई 100 और आपने दिया 50, तो 100 में से 50 माइनस करके NFIA निकाल लीजिए। मान लीजिए आपको प्राप्त 0 हुई है और दिया है आपने 50, तो ये आपकी आ जाएगी -50। आपके क्वेश्चन में यही चीज है। आपके क्वेश्चन में क्या है, आपने केवल विदेशों को साधन आय दी है, आपको मिला नहीं है। क्वेश्चन में देखिए यहां क्या है, विदेशों में चुकाई गई साधन आय 50 है, आपने दिया कुछ नहीं है। तो इसका मतलब 0 - 50 हो जाएगा, तो ये -50 हो जाएगा। तो इसमें NNPFC आप जब निकालेंगे, NNPFC जो पूछा गया है राष्ट्रीय आय, तो उसमें हो जाएगा 1500 प्लस -50, तो ये हो जाएगा 1450। ठीक, 1650 करोड़। ये आप यहां से इजीली निकाल सकते हैं, जो आपका हल दिखाई देगा आपको। ठीक है, देखिए ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। ये आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इजीली फिर आपको ये सॉल्यूशन यहां भी दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो वेजेस एंड सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, ये एम्प्लॉयर्स का होता है, जो जहां आप काम करते हैं वो व्यक्ति ही क्या करेगा, इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट माइनस NFIA। तो NFIA नहीं दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड दिया हुआ है, मतलब जो आपने बाहर पे किया है उसको माइनस कर लीजिए, या प्लस NFIA के नाम से डालेंगे तो भी वो -50 में चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। अब नेशनल इनकम की गणना यहां से कीजिए। अब क्वेश्चन क्या है, स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन, नेट चेंज इन स्टॉक 50, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक 100, विदेशों को शुद्ध चालू हस्तांतरण 30, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण 200। ठीक, ये व्यय विधि से आ गया। निजी अंतिम उपभोग व्यय, शुद्ध आयात, मूल्यह्रास, विदेशों का शुद्ध साधन आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशों को शुद्ध पूंजी हस्तांतरण, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड यहां दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो आप देख लीजिए आपका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप फॉर्मूले पे चलिए। व्यय विधि का अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, C + I + G + X - M, मतलब इन चारों को जोड़ के आप पहुंच जाते हैं GDP MP पे। अब सर ये क्या मतलब है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो निजी उपभोग में खर्च होता है वो, जो आप निवेश के लिए खर्च करते हैं वो, जो सरकार खर्च करती है वो, और जो शुद्ध निर्यात के लिए खर्च होता है वो, ये चार चीजें क्या होती हैं, ये चार चीजें आपको मिलाकर GDP MP पहुंचाती हैं। यहां से आप क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं कहां पर, NDP MP पर। ठीक, इसके बाद आप क्या करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं NDP FC पर। यहां से आप NFIA ऐड करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं NNP FC पर। ठीक, ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। यही फॉर्मूला लगाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आते हैं जरा सॉल्यूशन पर, देख लीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट चेंज इन स्टॉक, ठीक, माइनस नेट इंपोर्ट, ठीक, जितना आपने इंपोर्ट किया है या नेट एक्सपोर्ट जो भी किया है, ठीक, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक, ये चीज आपको कर लेनी है। तो अब आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए अब क्वेश्चन क्या है आपका, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना है 100, और बाकी अंतिम उपभोग व्यय क्या कह दिया हुआ है, निजी अंतिम उपभोग 500। तो और इसके अलावा और कोई उपभोग व्यय दिया है नहीं। तो आप ध्यान से समझिए क्या क्या आपको ऐड कर लेना है, 100 प्लस हाँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इसमें दिया जाता है 200, प्लस ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 का आप बिल्कुल ले लेंगे 500। उसके अलावा शुद्ध आयात नेट एक्सपोर्ट जो है वो आप ले लेंगे 40, ठीक।
उसके अलावा विदेशों का शुद्ध सारा, ये तो एनएफआईए में ऐड हो जाएगा। चलिए शुद्ध अप्रत्यक्ष ये नेट कैपिटल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आप जीडीपी पे पहुंच जाएंगे। तो 2 1 3 5 3 8 840 यहां पहुंच गए आप, ठीक है। दिस इज योर जीडीपी एमपी। सो 840, ठीक है ना, एट मार्केट प्राइस, ये आपकी जीडीपी हो जाएगी, जीडीपी एमपी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को हल में अपने। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट चेंज इन स्टॉक माइनस ये प्लस आप इसमें हो जाएगा। देखिए अगर क्या होता है, चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है तो आप चारों एक्सपेंडिचर के साथ, मतलब गवर्नमेंट, फाइनल, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट के साथ उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेट चेंज इन स्टॉक यहां पर ऐड कर देंगे। उसके बाद आप नेट इंपोर्ट माइनस करेंगे क्योंकि नेट एक्सपोर्ट ऐड होता है, ठीक है ना। तो नेट एक्सपोर्ट, अगर नेट इंपोर्ट दिया इसका मतलब एक्सपोर्ट आपका कम है तो वो माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, बाकी चीजें माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखिए आप, अब आप क्या करेंगे, स्टॉक में परिवर्तन का 50 इसमें ऐड करिए, ठीक। सो 840 प्लस 50 कितना हो गया, 890, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब माइनस करिए चीजों को। क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो आप माइनस करिए इसमें से शुद्ध आयात 40, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट ऐड होता है, इंपोर्ट नहीं, ठीक है। लेट डू इट अगेन। स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन 50, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 100, विदेशों से शुद्ध, इसको छोड़िए, सकल घरेलू शुद्ध पूंजी निर्माण 200, आगे चलिए, निजी अंतिम उपभोग व्यय 500, इसके अलावा, हाँ ठीक है, इतनी चीजें आपने जोड़ ली, 5 2 7 850, सॉरी 850 आपका जीडीपी एमपी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 850 अगर जीडीपी एमपी आ गया, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 850। अब इसमें से क्या क्या आपको माइनस करना है, नेट इंपोर्ट, ठीक, नेट इंपोर्ट माइनस करना है 40, -40, ठीक। और क्या आपको माइनस करना है, इसके अलावा देख लीजिए, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, जिससे आप क्या कर लेंगे, जिससे आप मार्केट ग्रॉस को नेट कर लेंगे, तो 50 मूल्यह्रास, यानी ये सब माइनस मत लगाइए, माइनस होती चली जाएंगी, ठीक है। तो मूल्यह्रास यानी क्या हो जाएगा, -7, ये 70 इसमें से माइनस हो जाएगा, नॉट 50, 70 इज द वैल्यू, ठीक। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है देख लेते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 125, सॉरी 120, और जो विदेशों को आपने आय दिया है वो 10 अलग है, ठीक। सो हाँ, NIT माइनस NIT 120, और जो विदेशों को आय दिया है कितना, 10 का, तो वो अब यहां माइनस होगा -10, तो एक्चुअली में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। तो अब क्या हुआ, 850 में से 40 माइनस कर दीजिए, 810 में से 70 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 810 में से 70 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 740, ठीक है। 740 में से 120 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 620, और 620 में 10 जोड़ दीजिए, 630, 630 विल बी द आंसर, ठीक। यानी क्या हो गया, आपने जीडीपी एमपी में नेट इंपोर्ट माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, और एनएफआईए वाला जो माइनस करना था तो -10 जो है, अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +10 हो के 630 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। सो 630 विल बी द आंसर, ठीक है। ये देख लीजिए आपके सामने सॉल्यूशन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट चेंज इन स्टॉक माइनस नेट इंपोर्ट। माइनस नेट इंपोर्ट क्यों किया गया है, एक्चुअली हमको प्लस करना होता है नेट एक्सपोर्ट, ठीक। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट यहां 0 है और नेट इंपोर्ट ही ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। बाकी डेप्रिसिएशन से तो आपको पता ही है, ग्रॉस से नेट करते हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न से बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए, ठीक। यानी कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सॉरी, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 का दिया हुआ है, प्रारंभिक रत ओपनिंग स्टॉक 10 का है, ठीक। स्थायी पूंजी का उपभोग, ये डेप्रिसिएशन है 25, जिसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। आयात 15 का दिया हुआ है, ठीक है।
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 90 का है। शेष विश्व को चालू हस्तांतरण से कोई मतलब नहीं है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण जीडीपी ये 80 इसमें ऐड हो जाएगा। अंतिम रहतिया क्लोजिंग, अब देखिए ओपनिंग कितनी थी, प्रारंभिक रहतिया 10 और अंतिम रहतिया कितना दिया हुआ है 20, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग चेंज इन स्टॉक 10 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, और आगे चलिए निर्यात एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट 10 का है, इंपोर्ट कितने का है, इंपोर्ट 15 का है, यानी -5 इसमें क्या हो जाएगा, आप ऐड करेंगे जो नेट एक्सपोर्ट ऐड किया जाता है वो -5 हो जाएगा। तो यहां से +-5 भी कर लेंगे। आगे विदेशों को जो शुद्ध साधन आय दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं, विदेशों को दे रहे हैं -5, और प्राप्त 0 हो रहा है। ठीक है ना, यानी नहीं विदेशों को शुद्ध साधन आय माइनस में है, इसका मतलब हमको प्राप्त प्लस आय में हो रहा है, तो ये -5 को भी लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो अगर आप जीडीपी एमपी यहां से पहले निकाल लें तो ये आपको क्या निकल जाएगा, ये तो खैर ये चेंज इन स्टॉक प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसको माइनस ही लेके चलिए। ठीक है ना, जैसे ऐसे हम कर लेंगे, देखिए ठीक, ये 490 और -5 कितना हो जाएगा 485। ठीक, और कोई, हाँ और कोई ऑप्शन तो नहीं, हाँ ठीक है 485, और इसमें से विदेशों वाला जो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए, यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग 25 कितना हो जाएगा 465। ठीक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कोई जानकारी दी गई है, देखिए तो अप्रत्यक्ष कर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक, इसमें प्लस और ऐड कर दीजिए, 470 शुड बी द आंसर। 550 क्या क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक बात है। तो 400 करोड़ 90 करोड़ इज द एनी ऑप्शन, 90 करोड़ हमने कौन सा कोई पॉइंट छोड़ा है, अच्छा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय छोड़ा है, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक, तो 465 और 90, चलिए फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय 400, तो जीडीपी निकालते चलिए, दिस इज 400। अच्छा, और कोई उपभोग व्यय दिया है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 90, ठीक है यहां कर लिया हमने। इसके बाद चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहां पर प्रारंभिक ओपनिंग 10 का दिया हुआ है, क्लोजिंग कहां पर है, ये अंतिम रहतिया यहां 20 है, तो 20 और 20 में से ओपनिंग 10 को माइनस करेंगे तो यहां पे 10 ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, शुद्ध नेट एक्सपोर्ट इसमें होता है। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आयात 15 का है और निर्यात कितने का है, निर्यात 10 का है, यानी यहां पर जुड़ेगा कितना, -5 इसमें जुड़ेगा। तो -5 जुड़ने का मतलब इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए। जैसे अगर इसको टोटल करें आप 400 + 90, 490 + 10 500, अब इस 500 में अगर आप जोड़ना चाहें -5, इसका मतलब हो गया ये 495, ठीक 495। और इसमें क्या जोड़ता है, क्या किसी तरह ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, जी हाँ 80 का है। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण 80, ये भी जोड़ लीजिए, तो 5 8 8 16 1 17 575 हो गया। ठीक, और इसमें कुछ जोड़ने वाली चीज है नहीं दिख रही है, सारी चीजें हमने ऐड कर ली, यानी कि हमने नेट एक्सपोर्ट भी ऐड कर लिया, हमने चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर लिया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सारी चीजें ऐड कर ली। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करिए, और विदेशों को जो साधन आया जा रहा है -5 है, तो अब इसमें से आप अगर क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम जोड़ते हैं, तो 0 और प्लस -5 करें तो +-5 ये +5 में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जो हमने विदेशों को शुद्ध साधन आय दी है वो माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करें, पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए। डेप्रिसिएशन क्या है आपका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यहां दिया होगा कहीं, ये दिया है कितना, -25, कितना हो गया 550। ठीक है, 550 इज द आंसर। और इसमें फिर क्या हो जाएगा, 550 के साथ आप ये जो विदेशों को साधन आय दे रहे हैं ये -5 में है, यानी कि विदेशों से प्राप्त साधन आय आपका +5 में हो जाएगा, तो +5 555 विल बी द आंसर। ठीक, 550 विल बी द आंसर। ठीक है, यानी अगर इस -5 को आप यहां माइनस भी करें तो 550 -5 प्लस हो जाएगा, तो 555 करोड़ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न समंकों से बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। प्रारंभिक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य। अब देखिए यहां पर क्या है, वैल्यू एडिशन वाला फॉर्मूला आ गया। वैल्यू एडिशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडिशन से नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, मूल्य वृद्धि से। तो हम निकालते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक, प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि, और मूल्य वृद्धि कैसे निकालेंगे शुरू में बता दिया। प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि प्लस द्वितीयक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि, द्वितीयक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि प्लस तृतीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि, तृतीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि, ये तीनों मिलके हो जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें से आप क्या करेंगे, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाती है, या ग्रॉस वैल्यू एडिशन कह लीजिए। इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस NFIA, यही आप जोड़ते हैं और आपका राष्ट्रीय आय निकल जाता है। अब अगर प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि अलग से भी निकालनी पड़े तो वही करना है, मूल्य वृद्धि में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर लेना है। द्वितीय की अलग से भी निकालनी पड़े तो द्वितीय की मूल्य वृद्धि में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर लेना है। तृतीय की अलग से निकालनी पड़े तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर लेना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य दिया हुआ है 2000, द्वितीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपभोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 800, प्राथमिक क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग 1000। अब अगर केवल प्राथमिक क्षेत्र का मैं आपसे पूछूं क्या कि कितना है मूल्य वृद्धि, तो 2000 माइनस 1000 यही निकल गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विदेशों से शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये -30 दिया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 300 दिया है। तृतीय क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य ये दिया है, द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य ये दिया है, तृतीय क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये उत्पादन का मूल्य नहीं है, तृतीय क्षेत्र के मध्यवर्ती उपभोग, ठीक, ये दिया हुआ है। अब आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपको जीडीपी तक पहुंचना है। जीडीपी तक पहुंचने के लिए क्या होता है, तीनों क्षेत्रों के वैल्यू एडिशन या जीडीपी को निकाल दीजिए, उसके मूल्य वृद्धि को निकाल दीजिए। मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला होता है उस क्षेत्र का वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस उसमें से जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो माइनस कर देना है, और तीनों को जोड़ के जीडीपी निकालने लिए, बस और कुछ करना नहीं है। तो एक एक क्षेत्र का निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि, प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि क्या होगा, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पाद का मूल्य कितना है प्राथमिक क्षेत्र का 2000, मध्यवर्ती उपभोग कितना है 1000। ठीक है, सिंपल। सो 2000 माइनस 1000 कितना हो गया 1000। दूसरा द्वितीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि यानी वैल्यू एडिशन। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे आंसर्स, ठीक। जो अलग तरह के क्वेश्चंस हैं मैं उसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं, बाकी मैं नॉर्मली आपको समझा दे रहा हूं एक क्वेश्चन को फुल फ्लेजेड सॉल्व करके। द्वितीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि में आप ये प्राथमिक क्षेत्र का हो गया यहां से यहां तक। द्वितीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि में आप क्या करेंगे, आइए अब देखिए। द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य 1800 है और द्वितीय क्षेत्र का उपभोग जो है 800 है, तो 1800 1800 माइनस 800 कितना आ गया 1000। इसका भी 1000 आ गया। तृतीय क्षेत्र पे आ जाइए, तो तृतीय क्षेत्र आप ये लिखा हुआ है, तृतीय क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य 1400 और उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600 है। तृतीय क्षेत्र 1400
-600। क्वेश्चन आपने शुरू में देख लिया होगा, ये लिखा हुआ सामने आ रहा है, बट क्वेश्चन आपने शुरू में मैंने फुल फ्लेजेड दिखा लिया था, इसलिए आप वहां से देख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 800। अब जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होती है एट मार्केट प्राइस, उसी को हम कहते हैं क्या, जीडीपी। तीनों के वैल्यू एडिशन को जोड़ दीजिए। सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, 1000 प्लस 1000 प्लस 800, ये हो गया कितना 2800 करोड़ एट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था सकल घरेलू उत्पाद बाजार गणना पर क्या कैलकुलेट करिए। तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 2800 करोड़, जिसको हम क्या बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए 1000 प्लस, अच्छा ये भी 1000 है, ध्यान रखिए, जीरो है ना, यहाँ 1000 निकला हुआ है, तो 1000 प्लस 800 2800 करोड़ ही आ जाएगा। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होती है। इस बात को आपने बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। देखिए यहां पे सॉल्व किया गया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या किया गया है, यहां पर शॉर्टकट मैंने बता दिया है, जो जो यहां पर पॉइंट्स हमने लिए हैं। देखिए जिसको जिसको इसने 1 2 3, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन का मूल्य 2000 माइनस 1000, ठीक। द्वितीय क्षेत्र में क्या है, उत्पादन का मूल्य और द्वितीय क्षेत्र का इंटरमीडिएट कंजम्पशन 800 यहां दिया हुआ था, तो कितना होता है 1800 माइनस 800। तृतीयक में उत्पादन का मूल्य और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ 600। तो इन सब को आप प्लस माइनस करने के बाद जब आप निकालेंगे तो 2800 करोड़ विल बी योर आंसर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सब ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न आंकड़ों से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर कॉस्ट पर आपको जीडीपी निकालनी है, ठीक। सकल घरेलू उत्पाद है, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय उत्पाद नहीं, लेकिन करना आपको क्या है, साधन लागत पर। अब एक चीज मैंने आपको बार बार शुरू में बताई है कि अगर मार्केट प्राइस है और उससे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना पड़ेगा, बस यही करना है। यानी मार्केट प्राइस पे आप जीडीपी निकाल दीजिए और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दीजिए, जो यहां पे दिया हुआ है 10। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है। कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 110 दिया है, ये सिंपल आय विधि वाला है। संचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस 90 दिया हुआ है। स्वरोजगार के अंतर्गत मिश्रित आय 100 दिया। अब देखिए यहां खेल गया क्वेश्चन, खेल गया इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट जो आप नेशनल इनकम मेथड से जब निकालते हैं तो आप सीधे पहुंच जाते हैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। अब यहां से एनडीपीएफसी पे आप पहुंच गए होते हैं, यानी अब आपको जीडीपीएफसी करने के लिए डेप्रिसिएशन बस उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो आप जीडीपीएफसी पहुंच जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। आप पहुंचेंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कैसे, ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीओई, ठीक। जब इसमें ऐड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये नीचे वाला, और इसमें से मिक्स्ड इनकम जब ऐड होता है तो आप पहुंच जाते हैं सीधे सीधे कहां, एनडीपीएफसी पे। देखते हैं क्वेश्चन को और क्या दिया है इसमें, बस और कुछ नहीं दिया, बहुत सिंपली आपको खेल दिया है। इसमें एक चीज का जरूर दिया है, स्थायी पूंजी का उपभोग यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसमें जोड़िए, यहां पे हल कर लीजिए। हाँ, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, ये हो जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। क्या क्या वैल्यू है, वैल्यू देख लीजिए। कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति 110, 90 और 100, यही वैल्यू है ना, ठीक है जी। 110, 90 और 100 यही वैल्यू है, तो 110 प्लस 90 प्लस 100 है मेरे ख्याल से, हाँ, प्लस 100। अब ये कितना पहुंच गया आप, 290, सॉरी 110 और 100, 210 और 90, 300 पहुंच गया आप। ये 300 पहुंच गया आप एनडीपीएफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए, जीडीपी एट सॉरी फैक्टर कॉस्ट। तो अब आपको क्या करना है, इस नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है। भाई हमने देखा ना कि जब भी हमको ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, लेकिन अगर नेट दिया है और ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एनडीपीएफसी को जीडीपीएफसी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया हुआ था, 70। तो आप बस सीधे सीधे क्या करेंगे, यहां इक्वल्स टू एनडीपीएफसी कितना निकाला हमने, 300, 300 प्लस 70 इक्वल्स टू 370 करोड़।
370 करोड़ क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है, नेट, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर क्रॉस पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है। दूसरा आपको यह करना है कि अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना है। तो ये 370 करोड़ इज द करेक्ट आंसर, इस बात को आपने ध्यान रखना है। देखिए यहां पर इसको सॉल्व भी किया गया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिस इनकम प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो ये 370 करोड़ आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। सो शुद्ध आयात 60 का दिया है, विदेशों को शुद्ध हस्तांतरण नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, तो के मतलब नहीं है, शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, ये है आपका डेप्रिसिएशन, सॉरी नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ये, तो ये पूंजी निर्माण की बात की जाइए। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय तो लेना ही है 200, निजी अंतिम उपभोग व्यय 700, स्थायी पूंजी का उपभोग डेप्रिसिएशन, स्टॉक में परिवर्तन 30, विदेशों को शुद्ध साधन आय 20, ठीक, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 100, ठीक। तो सबसे पहले हम जीडीपी निकालते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, जो उपभोग व्यय है वो ऐड कर लेते हैं। कौन कौन से दिए हैं, सरकारी दिया है और निजी दिया है, ये दो उपभोग व्यय दिए हैं। सो कितना कितना दिया है, सरकारी दिया है 200 और निजी दिया है 700। सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना कितना दिया हुआ है, 700 और एक 200 दिया हुआ था, हाँ 200 और 700 प्लस 200, ये तो हो गया 900। अब इसमें से एक चीज जोड़ लेते हैं, शुद्ध, क्या जोड़ लेते हैं, सॉरी पीछे चले गए हम, जस्ट अ सेकेंड, इसमें जोड़ लेते हैं नेट इंपोर्ट, ये दिया हुआ है। अब इसमें आप जोड़ लीजिए जो शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण है। अब देखिए नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, यहां डेप्रिसिएशन की भूमिका खत्म हो गई, तो इसमें आप जोड़ लीजिए कितना, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण 300, ठीक है। तो यहां आप ये 900 प्लस 300 और जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 1200। अब इसमें आप जोड़ लीजिए शुद्ध चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में कितने का परिवर्तन हुआ है, 30 का, तो 1200 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा, 1230, ठीक, 1230। अब इसमें से आप क्या क्या माइनस कर लेंगे, तो एक तो आपने जो शुद्ध आयात किया है ये माइनस हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि शुद्ध निर्यात होता है। तो शुद्ध आयात कितना दिया है, 60, तो माइनस 60 कितना हो जाएगा, 1170, ठीक। और आपने क्या माइनस करना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, 100, ठीक है। तो माइनस 100 कितना हो गया, 1070, ठीक है। एनीथिंग एल्स, हाँ, इसमें विदेशों को आपने साधन आय दी हुई है, शुद्ध मिली नहीं है, -20, तो ये हो जाएगा 1050। सारे फॉर्मूले मैंने शुरू में आपको बता दिए हैं। सो जो चीजें माइनस करनी है, सो 1050 विल बी योर नेशनल इनकम। अगर इसको डिटेल आपको सॉल्यूशन देखना है तो ये रहा आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया हमने, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ले लिया, स्टॉक में जो परिवर्तन हुआ वो ले लिया, और इसमें से माइनस कर दिया नेट इंपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक। ये नेट दिया, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल होगा तो फिर उसमें आपको ऐड करना, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता। तो ये चीजें हमने देख ली, आप क्लियरली इसे समझ सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात की गई है। तो सरकार द्वारा घरेलू उत्पाद से अर्जित आय 120, मजदूरी एवं वेतन 100, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज 60, लाभ 200, विदेशों से साधन आय -20, किराया ये जुड़ेगा 100, सरकार से चालू हस्तांतरण छोड़ दीजिए क्योंकि कोई भी ट्रांसफर पेमेंट ऐड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, ब्याज ले लीजिए, नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान ले लीजिए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तो आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए चाहिए, लेकिन ऑलरेडी एनडीपी एफसी पर आप पहुंचते हैं, आपको पता ही है। विदेशों को शुद्ध हस्तांतरण -10, इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें तो इजीली देख सकते हैं। वेजेज एंड सैलरीज यहां ले ली जाएंगी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन यानी जो नियोक्ता द्वारा अंशदान किया जा रहा था वो यहां पर ले लिया जाएगा, रेंट ले लिया जाएगा, मैंने आपको बताया क्योंकि ये मैं सॉल्यूशन अभी डिटेल में आपको करा चुका हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप इजीली समझ लीजिए। प्रॉफिट और इंटरेस्ट आप ले लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400 + 50 + 100 + 200
प्लस 150 प्लस 70 इक्वल्स टू 970 अरब। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड क्यों हुआ है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे लॉजिक। इसलिए कि आप जब ये चीजें निकालते हैं तो आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पहुंच जाते हैं। मतलब जैसे ही आप यहां तक आए, इसको छोड़ दीजिए, जैसे ही आपने वेजेस, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम सब कुछ ऐड की, जो इनकम मेथड वाला पार्ट होता है, तो आप पहुंच जाते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। और फिर आप क्या करते हैं, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब ऐड कर देते हैं तो वापस मार्केट प्राइस से पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन था कि बाजार कीमत पर सूद घरेलू उत्पाद का करिए। तो मजदूरी और वेतन 100 ले लिया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज छोड़ देंगे, लाभ ले लेंगे, विदेशों को साधन आए ये तो लेना ही नहीं है क्योंकि जीडीपी तक ही आपको करना है, राष्ट्रीय आय तक तो जाना नहीं था। इसके अलावा किराया ले लेंगे, आप ब्याज ले लेंगे, सामाजिक सुरक्षा में अंशदान ले लेंगे, ये सब आप कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहां? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन आपसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, एनडीपी एट मार्केट प्राइस से पूछा था। बस इस फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस करने के लिए माइनस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दीजिए, आपका काम हो गया। बस यही सॉल्यूशन यहां पर आपको दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? वेजेस, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, रेंट, प्रॉफिट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया गया है। फिर बता रहा हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, साधन लागत से बाजार लागत पर या बाजार कीमत तक आपको पहुंचना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इनको बार बार आप प्रैक्टिस करिए। इस तरह के कई सारे न्यूमेरिकल सेशंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आपके लिए सॉल्व कराते रहेंगे, ताकि आप अपने परीक्षा में बेहतरीन तरीके से आसानी से सारी चीजों को कर सकें। अगर किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन होगा तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको सवाल हेल्पफुल लगे हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और बेहद खास जानकारी यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए वेबसाइट तैयार की है, magnetbrains.com। इसमें आप अगर आप कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्लास 6 to 12 हिंदी मैडम अगर आप सेलेक्ट करते हैं और क्लास 12 सेलेक्ट करें तो आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पढ़ाई मेरे साथ कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से सारे कंप्लीट चैप्टर वीडियोस, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिल जाती हैं, जो वेबसाइट पर क्रमबद्ध या सूचीबद्ध तरीके से लगाई गई हैं। इसके लिए आपको कहीं भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या पैसे देके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर।